गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद है दिल्ली के नेहरू पार्क पे और यहीं से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आज आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी लगातार तीसरी बार यहां पर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को न सिर्फ बहुमत मिला है बल्कि उसे पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा भी हुआ है। वैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी इस चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन वो जादुई आंकड़े से दूर रह गई और हार कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। वोटों की गिनती के बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। जश्न मन रहा है, ढोल बज रहे हैं, नारेबाजी हो रही, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है क्योंकि हारी हुई बाजी जीत कर बीजेपी बाजीगर बन गई है। हरियाणा में मिली जीत की धमक दिल्ली में भी सुनाई दी। हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है। बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में समारोह का आयोजन हुआ जिसमें पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को चुनाव का अगला टास्क भी दे दिया गया। मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। सुना आपने, एक जीत मिली नहीं कि बीजेपी ने दूसरे की तैयारी शुरू कर दी। खैर, सबसे पहले बात हरियाणा में मिली जीत की, जिसको लेकर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने पार्टी दफ्तर आए। तो देखिए कैसी ग्रैंड एंट्री हुई। जीत के जश्न मना रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें जीत की माला पहनाई। हरियाणा में मिली ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। दरअसल जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो बीजेपी कहीं लड़ाई में भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन करीब घंटे भर के बाद रुझानों का रुख बदला और ऐसा बदला कि पूरे नतीजे को ही बदल डाला। जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी और जीत का सेहरा पीएम मोदी के सिर बांध दिया। दरअसल हरियाणा में बीजेपी अब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली वो पहली पार्टी बन गई है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। बीजेपी ने हरियाणा की कुल 90 सीटों में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। उसे पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों पर फायदा हुआ है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। मौका भी था और दस्तूर भी। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और हरियाणा की जीत को बांटने वाली राजनीति पर मिली जीत करार दी। कांग्रेस को 2 टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया।
देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल था तो कांग्रेस के कुनबे में सन्नाटा। हरियाणा के नतीजों को देखकर कांग्रेस दफ्तर में न सिर्फ जलेबी गायब हुई बल्कि ढोल वाले को भी जाना पड़ा। हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे भी कल सामने आए, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जनता ने एक बार फिर से विश्वास दिलाया है और अब्दुल्ला फैमिली को एक बार फिर ताज मिल गया है। जी हाँ, वहीं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है और जो सीट है उसमें भी इजाफा हुआ है। जोश हाई है, बड़ी शिद्दत के बाद जीत जो आई है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बड़ी जीत मिली है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए बधाई भी दी। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है और इंडी गठबंधन को उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। फिर सवाल है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप खुद सुन लीजिए। ये लोगों का वोट देने का मतलब है। उनने अपनी मर्जी से जिसको चाहा वोट दिया है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला इस गवर्नमेंट को लीड करेंगे सर, इंशाल्लाह। सर चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। जो उम्मीद थी फारूक अब्दुल्ला ने वही ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनेगी। बताया जा रहा है कि 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन शपथ से पहले उमर अब्दुल्ला ने पूरे राज्य का दर्जा देने की मांग की है। I would like to believe that the Honorable Prime Minister, and I use the word honorable because I believe he is an honorable man, he is committed publicly to restoring statehood to Jammu and Kashmir. I don't recall a speech of his where he said statehood will only be restored if BJP is voted to power, or that if the people of Jammu and Kashmir do not vote for the BJP, they will be punished. He said that Jammu and Kashmir will be restored statehood after the elections. बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली है। पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटों का फायदा हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना नौशेरा सीट से एनसी कैंडिडेट्स के करीब 8000 वोटों से हार गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को लगा है। पिछले चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी को इस चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। और तो और मुफ्ती खानदान की तीसरी पीढ़ी और पहली बार चुनाव लड़ रही महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफबारा बिजबेरा सीट से करीब 9000 से ज्यादा वोटों से हार गयी। वहीं जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की है। डोडा सीट से महराज मलिक ने बीजेपी के गजय सिंह राणा को 4500 से ज्यादा वोटों से हराया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में वोटिंग हुई थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। खबर अब आपको तेलंगाना से बताते हैं, जहां यहाँ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 2 शातिर जो
कुछ ही सेकंड्स में स्नैचिंग की वारदात को कैसे अंजाम देते हैं उसका वीडियो वाकई चौंकाने वाला है। जी हाँ, स्नैचिंग का एक वीडियो भी सामने आया जिसे देखकर हर कोई सावधान तो होगा ही, लेकिन देखिए कितना दंग रह जाएंगे आप इस वीडियो को देखकर कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिन का वक्त है, चहल पहल है, एक नजर में देखकर सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए। रोड पर हल्के रंग की शर्ट पहने एक युवक अपना फोन चलाता हुआ दिख रहा है। उसे देखकर लग रहा है कि वो अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन देखते जाइए आप भी दंग हो जाएंगे। उसके ठीक पीछे एक लाल बाइक पर बाइक सवार भी आता है जो कि धीमी रफ्तार से चल रहा है। इसी बीच सड़क पर दूसरी तरफ से पीली साड़ी में एक महिला भी आती दिखती है। उसके हाथ में सामान है। वो महिला जैसे ही बादामी शर्ट पहने युवक को क्रॉस करने वाली ही होती है, तभी युवक महिला की चेन खींचकर उस लाल बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। जब तक महिला ने उस चोर का पीछा किया तब तक वो बाइक वाले अपने साथी के साथ रफू चक्कर हो चुका था। लेकिन घटना रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज की तो सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तस्वीरों में दिख रहे दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। अगली खबर आपको सतना से बताने जा रहे हैं, जहां पर एक कार के अंदर से 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। और इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें आप देख पाएंगे ये चोरी कैसे हुई। मध्य प्रदेश के सतना जिले से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। दिन का समय है, सड़क पर भारी ट्रैफिक है, हर तरफ गाड़ियां और लोगों की भीड़ है। इस दौरान एक शातिर ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक सफेद रंग की कार खड़ी दिख रही है। अचानक उस कार के पास एक युवक हाथ में बैग लिए हुए गाड़ी के आसपास मंडराता दिख रहा है। वो चारों तरफ नजर घुमा रहा है, एक दो बार गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर खुद के कदम रोकता है ट्रैफिक को देखकर। आसपास लोगों को देखकर झिझकता है और फिर थोड़ी देर नजरें इधर उधर घुमाने के बाद वो आखिर में कार की तरफ बढ़ता है और कार के शीशे को तोड़कर अंदर रखे 1.5 लाख रुपए लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जिस शख्स की गाड़ी में ये चोरी हुई वो गाड़ी पार्क कर चाय पीने उतरा था। इतने में तो वो चोरी को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाता है। गाड़ी के टूटे शीशे को देखकर कार मालिक ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ये वीडियो सामने आया। फिलहाल पुलिस इस चोर की तलाश कर रही है। मलकानगंज इलाके में गुस्साई भीड़ ने एक डीटीसी बस पर जम करके पत्थरबाजी की। दरअसल इस बस ने स्कूल से लौट रही एक छात्रा को कुचल दिया, जिसके बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। देखिए पूरा अपडेट आप भी। बस के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। कुछ लोग बस के अंदर घुसकर कैमरे और शीशे तोड़ रहे हैं। बस के आसपास लोगों की भयंकर भीड़ जमा है। हंगामा कर रही भीड़ ने बस के सभी शीशे तोड़ दिए हैं। बस में तोड़फोड़ इस कदर की गई है कि आगे से पीछे तक और हर तरफ पत्थर बरसाए गए हैं। ड्राइवर बस छोड़कर भाग चुका है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की इस बस को अपने कब्जे में लेकर लोग पत्थर, लाठी, डंडे बरसा रहे हैं, जैसे कोई दंगा हुआ हो या किसी बात का गुस्सा उतार रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। परिवार में मातम पसरा हुआ है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं। मामला उत्तरी दिल्ली के मलकागंज इलाके का है, जहां तेज रफ्तार डीटीसी बस ने स्कूल से लौट रही 8वीं क्लास की छात्रा को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इलाके के लोग छात्रा को अस्पताल ले गए। इसी दौरान छात्रा की मौत हो गई। उसके बाद स्थानीय लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया और मारपीट की और बस पर जमकर पथराव कर उसे चकनाचूर कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं 12 साल की मृतक छात्रा के घर में मातम पसरा हुआ है। और अब बात करते हैं मिर्जापुर की, जहां सड़क पर दौड़ती कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई और जैसे ही कार में आग लगी पूरे आसपास इलाके में सनसनी मच गई। दरअसल श्रद्धालु से भरी ये जो कार है वो विंध्याचल जा रही थी और तभी उसमें अचानक से आग लग गई और उसके बाद सभी श्रद्धालुओं का क्या हुआ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बीच सड़क पर कार जल रही है। कार की आग बुझाने की कोशिशें भी हो रही हैं और पूरी तरह से जल चुकी कार से धुआं उठ रहा है। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर से आई हैं, जहां श्रद्धालुओं से भरी ये कार विंध्याचल जा रही थी, तभी इसमें अचानक आग लग गई। कार से धुआं उठता देख ड्राइवर ने इसे सड़क पर ही रोक दिया और गाड़ी को तुरंत खाली करा दिया।
देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और इसमें सवार लोग बेबस कार को जलता देखते रहे। घटना प्रतापपुर टोल प्लाजा के पास हुई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी होगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 लोगों की इसमें जान भी चली गई। और ये हादसा हुआ कैसे, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी के हरदोई में ये कार नहर में गिरी और पलट गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त नहर में काफी पानी भरा था, जिसमें डूबने से कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर 2 लोग अपने काम से लौट रहे थे। तभी रफ्तार तेज होने के कारण कार का एक्सीडेंट हुआ और वो सीधे नहर में आ गिरी। हादसा महिमापुर मोड़ के पास हुआ। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नहर के पानी को रोका गया। पानी कम होने के बाद क्रेन की मदद से कार को निकाला गया और इसमें मौजूद मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। के आगरा में निगम के सदन में बीजेपी और बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, जो पार्षद थे, वो आमने सामने आ गए। और बीएसपी की एक महिला पार्षद ने खुद पर केरोसिन डाल करके आग लगाने की धमकी भी दी। पूरा मामला था क्या, दिखाते रिपोर्ट में। आगरा में नगर निगम के सदन में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। यहाँ बीजेपी और बीएसपी के पार्षद आमने सामने आ गए। बीएसपी पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है। यहाँ बीएसपी की एक महिला पार्षद ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की धमकी दी, जिसके बाद बीजेपी के पार्षद भी अड़ गए और महिला पार्षद पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। बीजेपी के पार्षद यहां कार्रवाई की मांग को लेकर जमीन पर धरना देने लगे। बीजेपी पार्षदों के इस व्यवहार से मेयर भी काफी नाराज दिखी। और एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बताते हैं। कोलकाता से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी आपको बताते हैं, बीते 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं डॉक्टर्स। आरजीकर कॉलेज में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दे दिया। इंसाफ के लिए आज देशव्यापी अनशन का ऐलान भी डॉक्टरों की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, और ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये शर्मनाक है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश का दुर्भाग्य है। जिन्हें प्रेस्क्रिप्शन कर दवाइयों के नाम लिखने थे, वो अब रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर रहे हैं। और ऐसा करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 1-2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा है। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इंसाफ की लड़ाई जारी है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उन जूनियर डॉक्टर्स की है जो आमरण अनशन पर हैं, जबकि दूसरी तस्वीर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए सामूहिक इस्तीफे की है, जहां 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की मीटिंग हुई, जिसके बाद इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच के दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पुलिस की लापरवाही के कई सबूत सीबीआई को मिले हैं, जिसको लेकर सीबीआई जल्द ही अपनी रिपोर्ट स्टेट को सौंपेगी। वहीं बंगाल के राज्यपाल ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। We can wake up those who are sleeping, but not those who pretend to sleep. Remember, the power of the people is greater than the people in power. जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस मामले में हड़ताली डॉक्टर्स पर मरीजों को ब्लैकमेल और परेशान करने का और राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्य आरोपी संजय राय ने पहली बार अदालत में दावा किया कि वो निर्दोष है। बता दें कि अब संजय राय का ट्रायल बंद कमरे में होगा। वहीं 4 नवंबर को इस मामले में आरोप तय किए जाएंगे।